स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी जीपीआई निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? विकल्प ए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, विकल्प बी विश्व बैंक, विकल्प सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विकल्प डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी जीपीआई की रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी की जाती है। आईईपी जीपीआई बनाने के लिए इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के साथ सहयोग करता है, अतः विकल्प ए सही है। अब चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उन्होंने भारत में सुधारों की पैरवी करने के लिए ब्रिटिश संसद में एक भारतीय संसदीय समिति का गठन किया। दूसरा कथन है, उन्हें भारतीय व्यय पर रॉयल कमीशन में नियुक्त किया गया। तीसरा कथन है, उन्होंने 1886 और 1906 में 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी केवल 1, विकल्प सी 2 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। दादा भाई नौरोजी ने भारत में सुधारों की पैरवी करने के लिए वर्ष 1893 में ब्रिटिश संसद में एक भारतीय संसदीय समिति यानी इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया, अतः कथन 1 सही है। वर्ष 1895 में उन्हें भारतीय व्यय पर रॉयल आयोग यानी रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर में नियुक्त किया गया, अतः कथन 2 भी सही है। उन्होंने 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर और 1906 कलकत्ता में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा 49% है। दूसरा कथन है, खरीदारी भारतीय श्रेणी के लिए उत्पादों में या तो 50% स्वदेशी सामग्री होनी चाहिए और उन्हें स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया जाना चाहिए, या फिर डिजाइन और उत्पत्ति को आधार न मानते हुए 60% स्वदेशी सामग्री होनी चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी न तो 1 न ही 2। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। मई 2020 में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई थी, अतः कथन 1 सही नहीं है। खरीदारी भारतीय श्रेणी में भारतीय विक्रेताओं से ऐसे उत्पाद खरीदना शामिल है जो या तो देशज रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किए गए हों, जिनमें कम से कम 50% स्वदेशी सामग्री यानी आईसी है, या कुल अनुबंध मूल्य का कम से कम 60% आईसी है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 के अनुसार बलात्कार के लिए न्यूनतम 10 वर्ष का कारावास या यदि पीड़ित की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु दंड का प्रावधान है। दूसरा कथन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 के तहत बलात्कार के मामलों में जांच और सुनवाई की समय सीमा एफआईआर की तारीख से 21 दिन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी न तो 1 न ही 2। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 के तहत बलात्कार के लिए दंड इस प्रकार है। बलात्कार के लिए जुर्माना और न्यूनतम 10 वर्ष का कारावास, सामूहिक बलात्कार के लिए न्यूनतम 20 वर्ष का कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। बलात्कार के ऐसे मामले जिनमें पीड़िता की मृत्यु हो जाती है अथवा वह अचेतावस्था में पहुंच जाती है के लिए न्यूनतम 20 वर्ष का कठोर कारावास या मृत्युदंड, अतः कथन 1 सही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 के तहत बलात्कार के मामलों में जांच और सुनवाई की समय सीमा एफआईआर की तारीख से 2 महीने है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर वयस्क हो जाएगा। दूसरा कथन है, बालक का तात्पर्य यदि पुरुष है तो उस व्यक्ति से है जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और यदि महिला है तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। तीसरा कथन है, बाल विवाह एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है जिसके लिए कठोर कारावास और जुर्माने से दंडनीय है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी 1 और 2 दोनों, विकल्प सी 2 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वयस्कता अधिनियम 1875 के अनुसार भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर वयस्कता की आयु प्राप्त कर लेगा, अतः कथन एक सही नहीं है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालक का तात्पर्य यदि पुरुष है तो उस व्यक्ति से है जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और यदि महिला है तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, अतः कथन 2 सही है। बाल विवाह एक ऐसा अपराध है जिसके लिए कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य पीएम गतिशक्ति के अनुरूप बुनियादी ढांचे को वित्त पोषित करना और सीमावर्ती राज्यों की आवश्यकताओं के आधार पर सामाजिक विकास का समर्थन करना है। दूसरा कथन है, पीएम डिवाइन योजना वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक क्रियान्वित की जा रही है और इसका परिव्यय 1500 लाख करोड़ रुपए है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी न तो 1 न ही 2। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी। प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य पीएम गतिशक्ति के अनुरूप बुनियादी ढांचे को वित्त पोषित करना, पूर्वोत्तर राज्यों की आवश्यकताओं के आधार पर सामरिक विकास का समर्थन करना, युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम बनाना तथा क्षेत्रों के विकास अंतराल को दूर करना है, अतः कथन 1 सही नहीं है। पीएम डिवाइन योजना को 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों 2022-23 से 2025-26 के दौरान क्रियान्वित किया जाएगा, जिसका परिव्यय 6,600 करोड़ रुपए है। इसे केंद्रीय बजट 2022-23 में 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में घोषित किया गया था, जिसमें 7 परियोजनाओं की प्रारंभिक सूची और 1500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन था, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने भूमध्य सागर में निम्नलिखित में से किस देश के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स आयोजित किया? विकल्प ए स्पेन, विकल्प बी बांग्लादेश, विकल्प सी संयुक्त राज्य अमेरिका, या विकल्प डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने भूमध्य सागर में स्पेनिश नौसेना के जहाज अटालया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स आयोजित किया। अगला प्रश्न है, वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला एसएलसीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एसएलसीआर भारत, डेनमार्क और आईआईटी बीएचयू को शामिल करने वाली एक सहयोगी पहल है। दूसरा कथन है, एसएलसीआर गंगा नदी के कायाकल्प पर केंद्रित है। तीसरा कथन है, एसएलसीआर के तहत निर्णय सहायता प्रणाली यानी डीएसएस का प्रयोग रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी 1 और 3, विकल्प सी 2 और 3, या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला एसएलसीआर की स्थापना हुई है। एसएलसीआर एक सहयोगात्मक पहल है जिसमें भारत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, डेनमार्क तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी आईआईटी बीएचयू शामिल हैं, अतः कथन 1 सही है। एसएलसीआर का उद्देश्य सतत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए वरुणा नदी का पुनरुद्धार करना है, अतः कथन 2 सही नहीं है। एसएलसीआर सचिवालय को जल शक्ति मंत्रालय से 16.8 करोड़ रुपए का प्रारंभिक वित्त पोषण और दीर्घकालिक स्थिरता एवं परियोजना विकास हेतु डेनमार्क सरकार से 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान प्राप्त होगा। एसएलसीआर के अंतर्गत परियोजनाएं कौन सी हैं, एक नजर डालते हैं तो निर्णयन समर्थन प्रणाली डीएसएस, वास्तविक समय यानी रियल टाइम निगरानी, डेटा विजुअलाइजेशन और परिदृश्य सिमुलेशन प्रदान करने हेतु, अतः कथन 3 सही है। उभरते प्रदूषकों का लक्षण वर्णन, उन्नत विश्लेषण के साथ प्रदूषकों का पता लगाने और उनकी मात्रा निर्धारित करने हेतु हाइड्रोजियोलॉजिकल मॉडल, इष्टतम रिचार्ज यानी पुनर्भरण साइटों और दरों की पहचान करने के लिए उन्नत भूभौतिकीय तकनीकों तथा गणितीय मॉडलिंग का उपयोग, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में मक्के की कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है मक्का भारत की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है जो राष्ट्रीय खाद्य टोकरी में लगभग 25% का योगदान देती है। दूसरा कथन है विश्व स्तर पर अमेरिका मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक है। तीसरा कथन है मक्का खरीफ, रबी और बसंत ऋतु में उगाया जा सकता है। खरीफ मक्का की उत्पादकता रबी मक्का की तुलना में कम होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी 1 और 3, विकल्प सी 2 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। मक्का यानी जिया मेज एल एक अत्यंत उपयोगी फसल है जिसे इसकी उच्च आनुवंशिक उपज क्षमता के कारण अनाज की रानी के रूप में जाना जाता है। विश्व स्तर पर मक्का अनाज उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती है और संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा इसकी उत्पादकता भी सर्वाधिक है, अतः कथन 2 सही है। भारत में मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो राष्ट्रीय खाद्यान्न में लगभग 9% का योगदान देती है तथा कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 100 बिलियन रुपए से अधिक का योगदान देती है, अतः कथन 1 सही नहीं है। उपज के अनुकूल स्थितियां। मक्का विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगती है जिसमें दोमट रेतीली मिट्टी से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी तक शामिल है। इसके लिए अनुकूलतम स्थितियां अच्छी जल निकासी वाली मृदा, उच्च कार्बनिक पदार्थ और तटस्थ पीएच वाली मृदा है। मौसमी खेती को अगर देखें तो भारत में मक्का खरीफ, रबी और बसंत तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है। वर्षा आधारित परिस्थितियों और जैविक अजैविक कारकों के कारण रबी मक्का की तुलना में खरीफ मक्का की उत्पादकता कम है, अतः कथन 3 सही है। वैश्विक रैंकिंग के लिहाज से देखें तो भारत विश्व में मक्का का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक दिसंबर 2023 तक और 14वां सबसे बड़ा निर्यातक 2022 तक है। मक्का की आपूर्ति के लिए भारत के रणनीतिक लाभों में साल भर उत्पादन, एक प्रभावी बीज तंत्र और सुलभ बंदरगाह शामिल हैं। हालांकि घरेलू मांग इसके वर्तमान निर्यात महत्व को सीमित करती है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प ए ओपन एआई द्वारा कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता का विकास, विकल्प बी बाह्य ग्रहों की खोज के लिए नासा का नया मिशन या विकल्प सी एआई का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु एक वैश्विक पहल या विकल्प डी यूरोपीय संघ द्वारा विकसित साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी पूर्व में प्रोजेक्ट क्यू स्टार का उद्देश्य कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई अर्थात मानव मस्तिष्क के सामान्य संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले एआई का सृजन करना है। यह भविष्य के मॉडल्स विशेष रूप से प्रोजेक्ट ओरियन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सिंथेटिक डेटा उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसने जटिल पहेलिकाओं यानी पजल्स को सुलझाने तथा उन्नत संज्ञानात्मक कार्य करने की क्षमता प्रदर्शित की है। ऐसा माना जा रहा है कि यह गणितीय समस्याओं को अपने पूर्ववर्ती मॉडल्स की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से हल करता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसने अपनी स्थापना के बाद से ही महत्वपूर्ण वैधानिक शक्तियां धारण की हैं। दूसरा कथन है यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। तीसरा कथन है सेबी के अध्यक्ष के पास तलाशी और जब्ती अभियान चलाने का अधिकार है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सेबी एक सांविधिक निकाय, एक गैर संवैधानिक निकाय जो संसद द्वारा स्थापित किया जाता है, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। सेबी का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना एवं विनियमित करना है। अप्रैल 1988 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत भारत में पूंजी बाजारों के नियामक के रूप में सेबी का गठन किया गया था। शुरू में सेबी बिना किसी वैधानिक शक्ति के एक गैर सांविधिक निकाय था। यह स्वायत्त हो गया और सेबी अधिनियम 1992 द्वारा वैधानिक शक्तियां दी गईं, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो जांच कर सकता है, फैसले सुना सकता है और दंड लगा सकता है, अतः कथन 2 सही है। यह 3 श्रेणियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करता है। सेबी अध्यक्ष के पास तलाशी और जब्ती कार्रवाई का आदेश देने का अधिकार है। सेबी बोर्ड किसी भी व्यक्ति या संस्था से किसी भी प्रतिभूति लेन देन के संबंध में जानकारी जैसे टेलीफोन कॉल डेटा रिकॉर्ड मांग सकता है, अतः कथन 3 सही है, विकल्प बी सही है।
तो आइए नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सेफ हार्बर प्रावधान के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूजर द्वारा सृजित कंटेंट के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता है जब तक कि वे चिन्हित आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने या संबोधित करने के लिए कार्य करते हैं। दूसरा कथन है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के अनुसार 5 मिलियन से अधिक यूजर्स वाली सोशल मीडिया कंपनियों को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी न तो 1 न ही 2। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।